जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज सबसे पहले बात करेंगे, एक मुबैना वीडियो लीक हुई है। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के मौजूदा प्रेसिडेंट, उनके जो साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे मोहम्मद खान भट्टी, उनके हवाले से वीडियो लीक हुई है। उस वीडियो लीक में बड़ी तहलका खेज बहुत बड़ी बड़ी बातें वो कर रहे हैं और उनको दोहराया तो नहीं जा सकता। मुबैना वीडियो है, इस वीडियो के हवाले से फिलहाल कोई तहकीकात नहीं हुई, कोई फॉरेंसिक नहीं हुई, लेकिन मुस्लिम लीग नून पॉलिटिकली कैश कर रही है इस मुबैना वीडियो को और इसमें जो भी इल्जामात हैं उसको लेकर तहकीकात का मुतालबा सामने आना चाहिए। लेकिन अभी तक तहकीकात नहीं हुई। नून लीग इस पर अपना एक सियासी बयानिया डेवलप कर रही है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ कह रही है, परवेज़ इलाही ने भी बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मोहम्मद खान भट्टी की ये जो वीडियो लीक हुई है मुबैना तौर पे ये दबाव में लेके दी गई है और इस वीडियो लीक के पीछे नून लीग है। असल हकाइक क्या है, क्योंकि ये इंतहाई खतरनाक जो बातें इसमें मोहम्मद खान भट्टी कर रहे हैं मुबैना तौर पे इंतहाई खतरनाक बातें हैं। आला अदलिया के मोहतरम जजेस के हवाले से, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के हवाले से, लाहौर हाई कोर्ट के जजेस के हवाले से। तो अव्वल तो इस मुबैना वीडियो लीक की तहकीकात होनी चाहिए, फॉरेंसिक होना चाहिए। लेकिन इस बारे में मुस्लिम लीग काफ, साबिका मुस्लिम लीग काफ परवेज़ इलाही साहब वो क्या कहते हैं, मेरे साथ मौजूद हैं ज़ैन भट्टी साहब प्रोग्राम में सबसे पहले, जो कि साबिक वज़ीर आला पंजाब के तर्जुमान रहे हैं। मुस्लिम लीग काफ से इनका ताल्लुक था, लेकिन चूंकि अब परवेज़ इलाही PTI में जम हो गए हैं तो इनसे बात करेंगे मोहम्मद खान भट्टी की मुबैना वीडियो लीक के हवाले से। ज़ैन भट्टी साहब ये बताएं कि ये जो आज मोहम्मद खान भट्टी की साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी, साबिक वज़ीर आला पंजाब, उनकी जो मुबैना वीडियो लीक हुई है जिसमें वो बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बारे में, लाहौर हाई कोर्ट के जजेस के बारे में है, उसमें दरमियान में वो चौधरी परवेज़ इलाही का नाम भी ले रहे हैं, क्या कहेंगे आप इस वीडियो के बारे में? देखें वरीदा, ये जो मुबैना वीडियो आज आपके सामने आई है मोहम्मद खान भट्टी साहब की, बात की है कि किसी भी जो है वो पर्सन को कुछ अरसा गायब रखना मंजर आम से और फिर उसको जो है वो स्लीप डिप्राइव और उसके बाद जो है वो उसको मेडिसिन और इंजेक्शन देकर और उसका जो है वो ऑल्टर्ड स्टेट ऑफ माइंड के बाद आप जो है वो कोई भी जब आप कॉन्शियस सब कॉन्शियस या जब आपका जो है वो थ्रेशोल्ड लेवल जो है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है तो फिर उसके अंदर जो है वो एबनॉर्मेलिटीज और इस किस्म के जो है वो बयान एक मेंटली ऐसा डॉक्टर मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि फिजिकली जो है वो कुछ चेंजेस आती हैं इंसान के स्टेट ऑफ माइंड में। लेकिन मोहम्मद खान भट्टी साहब के केस में मैं आपको बता देता हूँ कि मोहम्मद खान भट्टी साहब ने रहीम यार खान में जो है वो स्पेशली जज साहब की अदालत में जो है वो रूबरू पेश होकर जो है वो इस बात का अपना बयान रिकॉर्ड करवाया है कि जी ना मैंने इससे पहले कोई बयान दिया है, ये जो मुबैना वीडियो आई है और इसमें जो है वो बिल्कुल किसी किस्म की भी जो है वो मैंने ना मेरा ये कोई बयान है, ये जबरदस्ती या उस वक्त लिखवाया जा सकता है कि जब जो है वो आप जो है वो मेंटली स्टेबल ना हो, नंबर वन। और नंबर टू ये बात ये है कि ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा है कि इट इज द प्लान्ड यू में से कि ये एक मुहिम चल रही है, बिल्कुल इनके ये जो इरादे हैं PDM के और बिलखसूस ये जो है वो मरियम नवाज के जो है वो टारगेट स्पेसिफिक पर्टिकुलरली एक एक जजेस के अगेंस्ट जो है वो आला अदलिया के खिलाफ जो इनको ने मुहिम बनाई हुई है, उनको जो है वो उनका कैरेक्टर असैसिनेशन या उनकी क्रेडिबिलिटी को जो है वो पब्लिकली जो है वो एक्सप्लॉइट करने के उनका इमेज को, इसमें ये किसी सूरत जो है वो कामयाब होते दिखाई इंशाल्लाह ना दे रहे हैं और ना इन्हें देंगे, क्योंकि अवाम में अब अवेयरनेस उस लेवल के ऊपर है कि उसके अंदर जो है वो किसी भी किस्म का ये जो इस तरह के जो टैक्टिक्स हैं वो अब वो जो है वो फ्रूटफुल नहीं है। अच्छा ज़ैन भट्टी साहब, आप ये एडमिट कर रहे हैं कि ये वीडियो असली है, मुबैना जो वीडियो है इसमें जो शख्स हैं मोहम्मद खान भट्टी ही है, या आप कह रहे हैं कि ये जाली वीडियो है? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि मोहम्मद खान भट्टी साहब को अंडर प्रेशर करके जेर हिरासत ये बयान दिलवाया गया है। मैं ये नहीं कह रहा कि मुबैना वीडियो जाली, मैं ये कह रहा हूँ कि इस तरह तो आप किसी को भी, यानी कि आप कह रहे हैं कि किसी वीडियो असली है। आप इंसान को जो है वो टारगेट करें, उसको टॉर्चर करें, आप उसकी नींद ना पूरी होने दें, आप उसको इंजेक्शन दें, आप उसको जो है वो टॉर्चर करें फिजिकली और मेंटली और आप उसको इस स्टेज के ऊपर ले जाएं कि उसके बाद फिर वो जो भी आप बुलवाना चाहें तो वो जब आप अपने कॉन्शियस लेवल में उस लेवल पे नहीं है तो आप जो है वो बयान इस तरह के बयान रिकॉर्ड हो जाते हैं। ये कोई आप बड़ी बात नहीं है। पीछे जो असल जो जिस पर्सपेक्टिव में मैं बात करना चाह रहा हूँ वो ये है कि ये टारगेट है इस टाइम के ऊपर इस वीडियो का जो है वो आना और उसके अंदर जो है वो खास तौर पे
आला अदलिया के जज साहबान को जो है वो टारगेट करना, वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो मरियम नवाज का जो है वो असल एजेंडा है। और उसके लिए जो है वो किसी सूरत ये चीज कामयाब नहीं होगी, क्योंकि ये अब खान साहब की जो पॉपुलैरिटी, खान साहब का जो नैरेटिव है, खान साहब का जो बयानी है, उससे ये बौखला चुके हैं। इलेक्शन से ये राय फरार इख्तियार कर रहे हैं, पब्लिकली इनकी हवा अखड़ चुकी है और अब ये वो डूबते को टिंके का सहारा वाली बात भी है। और दूसरी बात ये है कि जी अब इनको कोई काउंटर नैरेटिव इनसे बिल्डअप नहीं हो पा रहा, तो इस वजह से ये सब कर रहे हैं कि हम जो है वो किस तरह कोई एक जाली सा बयानिया बना के जो है वो जाए। तो ये ओछे हथकंडे और सियासी गीदड़ भपकियां, ये मेरा ख्याल है कि अब किसी सूरत चलने वाली नहीं है। पीछे पंजाब के अंदर जो इलेक्शन है प्रोविंस का, उसमें अब टाइम भी कम है और जो है वो इंशाल्लाह ताला खान साहब का बीइंग अ जर्नलिस्ट यू नो बेटर देन मी कि किस तरह जो है वो इस टाइम वो अपनी पीक के ऊपर और पब्लिक और पॉपुलैरिटी ऑल दैट, तो मैं समझ रहा हूँ कि ये अब वो बिल्कुल ये अटेम्प्ट जो है ना ये इनको फ्रूटफुल नहीं होगी किसी सूरत भी। इनके लिए ये कार्ड जो है या ये हथकंडे जो है वो कारआमद नहीं है। ठीक, ज़ैन भट्टी साहब, आखिरी सवाल, कम से कम ये आप कह रहे हैं कि वीडियो ये असली है, आप इसके फॉरेंसिक का मुतालबा नहीं कर रहे, लेकिन आप कह रहे हैं कि उसमें अंडर प्रेशर रखा गया है। लेकिन जो इस मुबैना वीडियो में मोहम्मद खान भट्टी की बॉडी लैंग्वेज है, जिस तरह से वो बात कर रहे हैं, बड़े रिलैक्स वो नजर आ रहे हैं, उनके लहजे में कहीं दबाव नहीं है, उनके अल्फाज के चुनाव में कहीं दबाव नहीं है, बड़े रिलैक्स एनवायरमेंट में वो बात कर रहे हैं। तो जो अपेरेंटली उनकी बॉडी लैंग्वेज है, उससे लगता नहीं है इस मुबैना वीडियो में कि वो अंडर प्रेशर है। नहीं, उसमें ये है कि जी जब आपने किसी भी बंदे को अपनी कस्टडी में रखा हो, हिरासत में रखा हो और आपने जो है वो उससे कुछ मतलब के एक जिस तरह भी है वो एक बयानिया उसको बाय हुक और बाय क्रूक आपने जो है वो उसको करना है कि जी आप इसके ऊपर ये दें कि ये बयानिया आपके। असल में जो मोहम्मद खान भट्टी साहब ने रहीम यार खान में अदालत में ये कहा है कि मैंने कोई बयान नहीं दिया, उसकी क्रेडिबिलिटी है, क्योंकि वो आला अदलिया के सामने उन्होंने कहा है कि मैं अपने होशो हवास में ये इस चीज का इकरार कर रहा हूं कि मैंने कोई बयान नहीं दिया। लेकिन ये जो वीडियो ये जो मुबैना तौर पर आई है उसके अंदर मेडिसिन का यूज, स्लीप डिप्राइव, में फिर अगेन मैं रिपीट करना पड़ रहा है मुझे, ये इस वजह से है कि जो है वो किसी सूरत जो है ये चीजें जो है वो हम एक्सप्लॉइट करें इमेज को, और सियासी किरदार कशी जो है वो इनका टारगेट है। और आला अदलिया के जो जजेस हैं उनको जो है वो मतलब कि आप ये समझ लें कि बायस्ड कर देना, ये इनका पीछे टारगेट है। और हम जो है वो इंशाल्लाह किसी सूरत जो है वो पब्लिक जो है वो अब इनके जो है वो इस धोखे में या इनके जो जाली नारा बयानिया उसमें जो है वो बिल्कुल नहीं आने वाली। ठीक है, राइट, बहुत बहुत शुक्रिया ज़ैन भट्टी साहब। प्रोग्राम में जरा आगे बढ़ेंगे और एक तो इसी मुबैना वीडियो लीक के हवाले से अपने बाकी पार्टिसिपेंट्स के साथ भी बात करेंगे, लेकिन इसके अलावा कल पार्लियामान का मुश्तरका इजलास होने जा रहा है, जिसके बारे में अपेरेंटली यही लग रहा है कि जो एजेंडा है, जो 1 पॉइंट एजेंडा है, वो एंटायर इमरान खान है। इमरान खान के हवाले से ही कल पार्लियामान का मुश्तरका इजलास होगा। कल होगा क्या इस मुश्तरका इजलास के बाद? और इसके अलावा गुज़श्ता कल में जो इत्तेहादी हुकूमत का एक 6 घंटे का इजलास हुआ, वहां पर भी 1 पॉइंट एजेंडा इमरान खान मुखालिफ ही रहा कि इमरान खान को टैकल करना है। मेरी इस गुफ्तगू का मकसद कतन ये नहीं है कि इमरान खान या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जिस तरह का रवैया अडॉप्ट किया जा रहा है स्टेट के बारे में या पुलिस रियासती इदारों के बारे में, खास तौर पर फौज के बारे में, जो एक मनफी मुहिम सोशल मीडिया पे पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान से बाहर चलाई जा रही है, इमरान खान साहब के जो बयान है, ये सब चीजें इंतहाई काबिल मजम्मत है। मेरी गुफ्तगू का मतलब कतन ये नहीं है कि इसको एंडोर्स किया जाए, लेकिन सवाल तो जनरेट होता है कि कल आप एक इजलास करते हैं 6 घंटे का, कल आप करने जा रहे हैं पार्लियामान का मुश्तरका इजलास, क्या वो सिर्फ एक फर्द के खिलाफ है? क्या हुकूमत इतनी खौफजदा है इमरान खान के हवाले से? इस पे बात करेंगे। प्लस एक चीज मैं रिकॉर्ड पे लाना चाहती हूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बयानिया बना रही है कि इमरान खान के खिलाफ केसेस की सेंचुरी हो गई है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं रिकॉर्ड पे ला रही हूँ कि इमरान खान के खिलाफ केसेस की जो तादाद है पूरे मुल्क में 36 FIRs हैं इमरान खान के खिलाफ, जिसमें इस्लामाबाद में 29 हैं, पंजाब में 6 हैं, बलूचिस्तान में 1 है। ये रिकॉर्ड है, कोई भी इसको चेक करवा सकता है। कतन 100 केसेस नहीं है। अगेन इसका मकसद ये नहीं है कि इन केसेस को जस्टिफाई कहा जा रहा है या नॉन जस्टिफाइड कहा जा रहा है, बट एक रिकॉर्ड पे तादाद लाना जरूरी थी। पूरे पाकिस्तान में इमरान खान के खिलाफ 36 केसेस है, इस्लामाबाद में 29,
पंजाब में 6, बलूचिस्तान में 1। अब अपने प्रोग्राम को मजीद क्वेश्चन आंसर्स डिबेट के लिए ओपन करते हैं। अपने पैनलिस्ट का आपसे इंट्रोडक्शन करवा दूं। लालचंद मली साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सरकर्दा रहनुमा है, वो ज्वाइन कर रहे हैं। इख्तियार वली खान साहब मुस्लिम लीग नून के मरकजी सरकर्दा रहनुमा है, वो ज्वाइन कर रहे हैं। और कादिर खान मंदोखिल साहब पीपल्स पार्टी के सीनियर सरकर्दा रहनुमा है, MNA भी हैं, वो भी मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। इख्तियार वली खान साहब, कल 6 घंटे वज़ीर आज़म की सदारत में इजलास होता है, एजेंडा होता है 1 पॉइंट इमरान खान के खिलाफ। कल पार्लियामान का मुश्तरका इजलास आप करने जा रहे हैं और उसका भी बज़ाहिर यही एजेंडा लग रहा है कि इमरान खान के खिलाफ। इतने खौफज़दा हैं नून लीग वाले इमरान खान से? थैंक यू गरीदा। नहीं, एज सच बिल्कुल भी नहीं है कि कोई एक फर्द वाहिद से हम खौफज़दा हैं या नून लीग या PDM की हुकूमत को, लेकिन एक फितना, एक फसाद, एक बीमारी, एक वबा, एक नासूर जो इस मुल्क की जमहूरियत को, मईशत को, इस मुल्क के अमन को, इस मुल्क के इस्तेहकाम को और इसके मुस्तकबिल को दाव पर लगा कर बैठी है। आज पूरी दुनिया में पाकिस्तान के जहां जहां मुखालिफ हैं, इंडिया और इजराइल जैसे लोग, वो आप पर हमले की नहीं सोच रहे हैं, वो आप पर कोई मिसाइल से हमला नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर तहरीक इंसाफ की शक्ल में आपके कहने का मकसद ये है कि PTI या इमरान खान इंडिया और इसराइल के एजेंट है। यस, अगर ये नहीं, ये बहुत बड़ा इल्जाम आप लगा रहे हैं, तो आप तहकीकात करवा लें, तफ्तीश करवा लें। फ्लोर कह चुका हूँ, असेंबली फ्लोर पे मैंने कहा है कि अगर आपको इजराइल से पैसे आते हैं, अगर आपको इंडिया से पैसे आते हैं, इसका मतलब ये है फॉरेन फंडिंग केस की आप बात कर रहे हैं। बिल्कुल, तो आप उनके पेरोल पर है। आपने फसाद बपा किया, यहाँ पे जो 126 दिन का धरना था वो उन्होंने स्पॉन्सर किया था। ये अभी जो आप कर रहे हैं, हमारी इल्म के मुताबिक अभी उसी लॉबी ने जो ये लंदन प्लेन की बात करते हैं ना, अभी इनको मोर देन कोई $1 मिलियन जो है वो आजकल के फसादात के लिए मजीद इनको फंडिंग हो गई है। जिस तरीके से आपके पास सबूत है इस चीज का? मैं ये जो आपने फॉरेन फंडिंग का देखा है, हाँ। अभी आप देखें इनके पास पैसे कहाँ से आ रहे हैं। अगर नहीं, आपके पास सबूत है, आप कह रहे हैं $1 मिलियन या 1 मिलियन रुपीस। मैं बड़े मजबूत उससे जराए के जरिए नहीं, $1 मिलियन की बात कर रहे हैं या $1 मिलियन की बात कर रहे हैं आप? मैं $1 मिलियन की बात कर रहा हूँ। $1 मिलियन जी, ये मिला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, इमरान खान को, इन फसादात के लिए, मजीद नए फसादात के लिए इनकी फंडिंग हो गई है। कहाँ से हुई? लंदन से। नहीं, लंदन में किसने की? लंदन में वो लोग जो इनको पहले स्पॉन्सर करते थे, उन्होंने मजीद इनको पैसे दिए। भारत और इस्राइल की लॉबी की तरफ से हुई है भाई जी, बिल्कुल ऐसा। आपके पास सबूत हैं? सबूत भी आ जाएंगे। ये आप नेशनल मीडिया पे ये बात कर रहे हैं, लालचंद मली साहब हंस रहे हैं। लालचंद साहब, ये बहुत संजीदा गुफ्तगू है, इस पे आप अदालत लेके जा सकते हैं इख्तियार खान साहब को। लालचंद मली को या इमरान खान को मेरी इस बात पे हंसी इसलिए नहीं आनी चाहिए क्योंकि ये बात ऑलरेडी प्रूवन है। अगर इन्होंने पहले इजराइल से पैसे नहीं लिए तो ये आज क्यों हंस रहे हैं? अगर इन्होंने इंडिया से पहले पैसे नहीं लिए, इस इल्जाम का सबूत है कि नहीं? नया इल्जाम है आपके पास? इस इल्जाम का $1 मिलियन अभी फंडिंग हुई, सबूत है कि नहीं? सबूत भी मैं आपको दे देता हूं, लेकिन मैं अभी फिलहाल अपने जराए के जरिए आपको ये बात बता रहा हूं। आपने बात की कल के इजलास की, मैं उस पर जरा आना चाहता हूँ क्विकली जरा। कल का इजलास, कादिर खान साहब, मुल्क में अमन, मुल्क की मईशत की नई डायरेक्शन, उसकी सिमत ठीक करना, मुल्क की जमहूरियत, पार्लियामान उसकी बालादस्ती, सिविल सुप्रीमेसी और ऐसे सरकश लोग जो मुल्क में दहशतगर्दी पे लाते हैं, जो जमहूरियत का लिबादा ओढ़कर पाकिस्तान की बुनियादी असास को नुकसान पहुंचाते हैं, उसके बारे में बेहतरीन फैसले किए जाएंगे। और वो लोग जो पाकिस्तान के दुश्मन बने बैठे हैं उनको आहनियातों से इंशाल्लाह निपटेंगे। कादिर खान मंदोखिल साहब, इमरान खान एक तरफ कहते हैं आमादा हो गए, वो देर आए दुरुस्त आए, जो भी आप उसको कहें, बट उन्होंने एडमिट कर लिया कि मैं सबके साथ बैठ के बात करने को तैयार हूं। अब आप लोग कल पार्लियामान का मुश्तरका इजलास बुलाने जा रहे हैं, हो रहा है 1 पॉइंट एजेंडा है, एंटी इमरान, क्या इमरान खान के खिलाफ आप लोग बुला रहे हैं? देखिए, अगर 1 पॉइंट की बात आप कर रहे हो तो इस वक्त फसाद की जड़ तो एक ही शख्स है, ठीक है, जो कि उन्होंने साइफर के जरिए पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की है। इनके 3 ज़मीर फरोशों, मुल्क दुश्मनों, ऑडियो टेप के जरिए इनके ख़जाना ने पाकिस्तान की IMF की डील को सबूताज करने की कोशिश की है। फिर उसके बाद उन्होंने अदलिया के ऊपर जो अलगार किया है और जो पुलिस वालों को गालियाँ दी इसने, इमरान खान साहब ने, और फिर उसके बाद जुडिशरी के ऊपर जो ये अलगार किए, और फिर लिटरली ये बोला कि जज को अकल आ गई है। ये उस जज साहब की बात कर रहे हैं जिसकी
कोर्ट में इसने आना था ढोल बाजे के साथ। पाकिस्तान की मुझे 28-29 सालों की प्रैक्टिस करते हुए अभी पिछले महीने मेरे सुप्रीम कोर्ट में मैं दरवाजे दरोड़ पे था, मेरा केस डिसमिस हुआ। कॉल हुआ था 1 मिनट पहले, मैं पहुंच गया दरवाजे पे, डिसमिस हो गया। ये आसमान से उतरा हुआ है कि पेशी पिंडी में है और इस्लामाबाद में है, रवाना वो लाहौर से है। तो अदलिया से जो आपको शिकवे हैं वो कल पार्लियामान के मुश्तरका इजलास में आप लोग उठाएंगे? बिल्कुल, मैं तो कम से कम उठाता रहूंगा। ठीक है, इस वजह से हमारी जुडिशरी दुनिया में 140 में से 139 नंबर पर है कि आप अगर ये सिलेक्टेड के दोहरे मेयार का शिकवा, देखिए ये सिलेक्टेड इंसाफ जो हो रहा है ना, और ये जो इमरान खान साहब कहते थे ना 2 पाकिस्तान, आज प्रैक्टिकली 2 पाकिस्तान साबित हो रहे हैं। ठीक है, 2 पाकिस्तान नहीं, मैं अदलिया के खिलाफ नहीं करूंगा। देखिए, मैं अदलिया के खिलाफ कोई मुहिम इनकी तरह नहीं कर रहा हूं। जज ज़ेबा चौधरी, मैं तुम्हें देख लूंगा, जज को अकल आ गई, ये इन्हीं के अल्फाज बता रहा हूं। पुलिस वाले बेगैरत है, ये अल्फाज है इमरान खान साहब के। आप मुझे बताओ, और फिर जो पुलिस की गाड़ियां जलाई यहाँ पे इस्लामाबाद आपके रेड जोन में, जो पुलिस की गाड़ियां जलाई है, जी अमला को नुकसान पहुंचा है। और मैं तो आपके तौसत से और हुकूमत है ना, इंतजामिया है ना उस पर कार्रवाई करने के लिए। पार्लियामान का मुश्तरका इजलास शायद पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हो रहा है। सुन ले फर्द वाहिद के खिलाफ नहीं, फर्द वाहिद, फसाद एक जो नासूर बना हुआ है 2018 में, जो आरटीआई सिस्टम बिठा के इस नासूर को पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत की है, मैं उनको भी कहना चाह रहा हूं। अटेंड करेंगे ना पार्लियामान का मुश्तरका इजलास? बिल्कुल, मैं सारी चीजें उठा रहा हूं। सबसे बढ़कर मैं आपके प्रोग्राम की तरफ से आईजी पंजाब की बरतरफी का मैं मुतालबा कर रहा हूं। आईजी पंजाब को ये मालूम क्यों नहीं हो सका कि कलादम तंजीम में इमरान खान के घर में मौजूद है? आईजी पंजाब को ये क्यों नहीं हो सका कि नेते पुलिस को पेट्रोल बम के सामने उसने खड़ा कर दिया है? अच्छा। आईजी पंजाब को ये क्यों नहीं हो सकता है? मेरे साथ एक प्रोग्राम में सीएम गिलगित बलूचिस्तान ये एक्सेप्ट कर रहा था कि वो वहां गए, वजीर दाखिला मौजूद था, उनके वजीर मौजूद थे। अच्छा, और जीबी पुलिस के साथ जेबी पुलिस और पंजाब पुलिस को लड़ाने की जो ये जमान पार्क के अंदर साजिश तैयार हुई है, मैं आपके तौर से जुडिशल कमीशन को और कल असेंबली के फ्लोर पे ये मुतालबा करूंगा कि जुडिशल कमीशन बना के और इस रास को, इस पाकिस्तान की जो खिलाफ जो साजिश की इस शख्स ने, इसको आप मुझे बताओ, कभी आपने सुना दो पुलिस को एक साथ काफी बड़ी चार्जशीट हो गई है, काफी बड़ी चार्जशीट हो गई है। आप दोनों हजरात की तरफ से गवर्नमेंट के आप दोनों रिप्रेजेंटेटिव हैं। लालचंद जो आपने पहले जैन भट्टी साहब, वो तो अलग एक मामला था ना। लालचंद मलिक साहब कैसे एड्रेस करेंगे? बहुत हैवी चार्जशीट है और कल पार्लियामान का मुश्तरका इजलास होने जा रहा है इसी हवाले से। शुक्रिया गरिदा। देखिए, सबसे पहले तो जो आपने मोहम्मद खान भट्टी के हवाले से बात की, इस पे एक छोटा सा कमेंट करना चाहूंगा कि पुलिस कस्टडी में अगर कोई मुलजिम ये भी कह देना कि मैंने 10 कत्ल किए हैं, वो भी काबिल कबूल नहीं होते। तो ये जिस तरह से आला अदलिया का मजाक उड़ाया जा रहा है, खासतौर पर इत्तेहादी हुकूमत की जानिब से, वो बेमिसाल है। वो चाहते हैं वो इल्जाम आप पे लगा रहे हैं कि अदलिया का मजाक आप उड़ा रहे हैं। जी, आते हैं ना उस पे भी आते हैं। देखिए, ये इनका वतीरा रहा है और ये वो कंटिन्यू कर रहे हैं। और मरियम नवाज साहिबा काफी दिनों से ओपनली जो जजेस पे इस किस्म के इल्जामात लगा रही हैं। हम पे ये कहते थे कि इमरान खान जो है अदालतों का एहतराम नहीं करते, अदालत नहीं जाते। तो आप चले, आप कह रही हैं 36 केसेस, लेकिन फिर भी ये भी रिकॉर्ड होगा, मैं कहता हूं कि 100 केसेस हैं, लेकिन आपकी बात में अगर मान ली जाए 36 केसेस, तो उन सब केसेस में वो बेल पे हैं, आला अदलिया में गए हैं, अदलिया में गए हैं, कोर्टों के सामने पेश हुए हैं, उन्होंने जमानतें ली हैं। आज भी उनका पूरा दिन जो है वो कोर्ट में गुजरा है। तो ये कहना जिस तरह से ये भाई साहब जो कह रहे हैं, तो इनकी लीडरशिप के खिलाफ तो 14 साल केस चले। ये तो मरे पड़े रहते थे बिस्तरों पे, कहते थे हमारे कमर काम नहीं कर रही, हमारी टांगे काम नहीं कर रही। तो ये इनके इल्जामात, ये जो 8 माह से लगा रहे हैं पाकिस्तान की अवाम ने, वो इल्जामात सुनने से भी इनकार कर दिया है। अब ये बोलते रहते हैं, इनको कुछ सुनता नहीं है। अब इनके जो आप पार्लियामेंट के इजलास के हवाले से बात कर रही हैं, तो ये जो इत्तेहादी हुकूमत है, इमरान खान इनके हवास पे जो है काबिज हो चुका है। इनको पता नहीं चल रहा, ये कंफ्यूजन का शिकार है कि इनको करना क्या है। अब कल इन्होंने एक मीटिंग की इत्तेहादी इजलास ने, और उन्होंने कहा कि मुल्क में इलेक्शन एक ही टाइम पे होना चाहिए, और इसके बावजूद कि ये मुमकिन नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट के आर्डर्स को जो है वो अपोज कर रहे हैं, उसको बाला ताक रखने की कोशिश कर रहे हैं। बेसिकली ये शहबाज शरीफ हो, बिलावल भुट्टो हो, या आजकल मरियम नवाज से इंस्ट्रक्शंस लेती हैं
जब से उन्होंने ये बयानिया बनाने की कोशिश की है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दहशतगर्द तंजीम है, तो ये सारे ही वो राग आलापना इन्होंने शुरू कर दिया है। अगर नवाज शरीफ जो है उसामा बिन लादेन से जो पैसे लेके दहशतगर्द नहीं था, तो ये पाकिस्तान का पुरअमन शहरी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, जिसके घर पर गुज़िश्ता कई दिनों से रोजाना स्टेट मशीनरी के साथ हमला किया जाता है, उस पे इस तरह का इल्जाम लगाना बड़ी शर्मनाक On this point, I would like to take a break, क्योंकि लाइव प्रोग्राम है। ये जो आप बात कर रहे हैं लालचंद मली साहब के, खबरें ये भी आ रही हैं कि कल पार्लियामान के मुश्तरका इजलास में ये करारदाद भी आ सकती है या ये एलामिया भी आ सकता है कि मुल्क भर में इलेक्शन एक ही टाइम पे होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है। क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ पार्लियामान में डिबेट होगी? इलेक्शंस एक ही दिन करवाने के हवाले से इस पे मजीद गुफ्तगू करेंगे। लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। कादिर खान मंदोखिल साहब, क्या कल पार्लियामान के मुश्तरका इजलास में, जैसे लालचंद मली साहब कह रहे हैं कि ये एक सोच या ये एक तासुर मिल रहा है कि इलेक्शन एक दिन में करवाने के हवाले से कल कोई करारदाद पास हो सकती है पार्लियामान में, कोई बात हो सकती है? और अगर ऐसा हुआ तो क्या आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुखालिफ पार्लियामान में डिबेट करवाएंगे? देखिए, कानून बनाता है असेंबली, ठीक, सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर अमल कराती, उसकी फैसले सादर होती। ये आप जहन में रख लेना, ये आप जहन में रख लेना कि पार्लियामान जो फैसला करेगी कानून का, फॉर एग्जांपल फॉर्मल ये फैसला करे कि कल से सारे एमएनए साहिबान के स्टेटस जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बराबर होगा, तो होगा। अगर कल पार्लियामान ये एक बिल पास कर दे कि जितनी भी हमारी जुडिशरी है अब सिर्फ सुप्रीम कोर्ट रहेगी, बाकी नहीं रहेगी, तो होगा। तो अब पार्लियामान को आप कमजोर ना समझे। और आइन का आर्टिकल 32 बड़ा क्लियर है। मैं पिछले 10 महीने से कहता रहा हूं कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है, जो कि सुप्रीम कोर्ट को नहीं करना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अपनी जजेस उसकी मुखालफत कर रहे हैं। 9 जजेस थे, 9 से 7 हो गए, 7 से 5 हो गए, 5 से 2 मुखालिफ हो गए। कोई करारदाद पास हो सकती है कि इलेक्शन एक दिन में हो? अब आप यूं समझ लो कि 9 जजेस के मुकाबले में 3 जजेस ने फैसला दिया। देखिए, मैं वकील हूं, मुझे ये सारी चीज पता है, मुझे एहतराम अदालतों का, लेकिन बात ये है कि बेंच बार बार रिकॉन्स्टिट्यूट हुआ है। अब आप पहले बेंच के साथ मुकाबला नहीं कर सकते। हम नहीं करें, हम मुकाबला नहीं करें। तो 9 जजों का बेंच बनाना नहीं चाहिए था, और अगर बना लिया तो बेंच रिकॉन्स्टिट्यूट होना तो हक है ना। इख्तियार वली साहब, फुल कोर्ट क्यों नहीं? फुल कोर्ट। अगर मुझे आपको और गरीदा के ऊपर एतराज हो कि आप 2 फैसला नहीं करे, तो उस कमरे के अंदर जितने लोग बैठे सब फैसले में हो। फुल कोर्ट से तो पीपल्स पार्टी के अपने वकील पीछे हट गए थे ना, वो एक अलग डिबेट चली जाएगी। फिर मुझे ये बताएं कि कल ज्वाइंट सेशन में करारदाद आ सकती है कि इलेक्शन एक दिन पे हो? मैं नहीं समझ, क्योंकि एजेंडे में अभी तक शामिल नहीं है। और करारदाद मेरे ख्याल में आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। और अगर ऐसी करारदाद आ गई तो क्या ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुखालिफ नहीं? कोई मुखालिफ नहीं। इस वजह से एक बात और बता दूं आपको कि आपको याद होगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शाम 6 बजे फैसला किया था कि सुबह जो है ना अबलियाती इंतखाबात क्या हो गए वो 1.5 महीने बाद तक। देखिए, एक लाडले की ख्वाहिश पे 70 अरब रुपए नहीं खर्च किए जा सकते। कि जब 70 अरब रुपए मैं उस कमेटी को हेड करूं, मुलाजमीन का आपको पता है, मैंने 1.5 से जो रेडियो पाकिस्तान के 1000 से ज्यादा बेवा हैं उनको पेंशन नहीं मिली है, और 33 करोड़ सिर्फ 4000 मुलाजमीन को पैसे नहीं मिले, और फिर दूसरे अदारों को भी यही हाल है। जुमला मुकम्मल करें। अच्छा मुझे बताओ, आप अगर ये सारी अच्छा मुझे जुमला तो मुकम्मल ताकि देखने वालों को समझ आए। अगर 70 अरब रुपए पाकिस्तानी आवाम का गरीबों की पेट पे पत्थर बांध के इलेक्शन कराए जाए, तो इस आदमी को कोई दीन ईमान है? क्यों कहते नहीं ये नहीं करो, दोबारा करो? ये मैं नहीं मानता हूं। लालचंद साहब, इसका जवाब आपसे बाद में लूंगी, लेकिन ये स्टेटमेंट नोट कर लीजिएगा। इख्तियार वली खान साहब, इसी पर आपका जवाब चाहिए। कल की करारदाद आती है, इलेक्शन एक दिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुखालिफ। जो हमारी पार्लियामेंट है वो सॉवरेंट है और वो सुप्रीम है। उसका काम है कानून बनाना, उसका काम है मुल्क की कानून की, मईशत की, जमहूरियत की डायरेक्शन सेट करना, उसकी सिमतों का तयन करना। सुप्रीम कोर्ट उसकी तशरीह करता है। सुप्रीम कोर्ट का काम ये है। अब अगर करारदाद आती है, फिलहाल तो एजेंडे पर नहीं है, अगर आ जाए तो इसमें कोई बुराई नहीं है। करारदाद से बढ़ के डिबेट भी अगर होती है तो डिबेट भी हो जाएगी, उसमें कोई कबाहत नहीं है। लेकिन बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के कुछ चीजें वो ऐसी हैं कि जिसने हमारे मुल्क के निजाम इंसाफ को क्या कल पार्लियामान के मुश्तरका इजलास के बाद कोई एक बड़ा सियासी धमाका तो नहीं होने जा रहा? धमाके तो जब से इमरान खान आया है पाकिस्तान की सियासत में, सुबह दोपहर शाम निहार मुँह रोज ही
हो रहे हैं, धमाके तो हो ही रहे हैं, मुल्क में तबाही आपने देखा कि पूरा पाकिस्तान इस वक्त जो है वो अंडरमाइन है। और अगर पूरी रियासत के सामने आप समझते हैं कि एक फर्द इतना ताकतवर है तो ये रियासत की कमजोरी है ना, ये हुकूमत की कमजोरी है। मैं बताता हूँ, देखें इस पे आप इमरान खान को इल्जाम नहीं दे सकते। लाहौर का जो वाकया था उसको इन्होंने ठीक ठाक पोलिटिसाइज किया था। इमरान खान का अभी भी उसका पूरा फुल फ्लेज ये प्रोग्राम सर, ये आपके बयानी की कमजोरी है ना, नून लीग की हुकूमत के बयानी की कमजोरी है। इमरान खान बयानी में तगड़े हैं। या तो ये है कि आपने सिर्फ दिन रात बैठकर बयानिए बनाने हैं या आपने परफॉर्मेंस दिखानी है। दोनों काम नहीं कर रहे आप। कर रहे हैं, ना बयानियां दे रहे हैं ना परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं आप। आपने देखा है आज आपको खबर नहीं मिली 100 रुपए पेट्रोल सस्ता हो जाएगा लोगों को। इस पे हम डिबेट कर सकते हैं। रमजान में मुफ्त आटा मिलने लगा है। इस पे हम डिबेट, आटे पे नहीं पेट्रोल पे हम डिबेट कर सकते हैं। आपका इंतहाई फ्लॉड, इंतहाई गलत और नाकिस पॉलिसी है सस्ता पेट्रोल देने की। ये राय नहीं सर, ये स्टैट्स के जरिए साबित हो सकता है। एक शख्स जिसके पास पुरानी गाड़ी है लेकिन बड़ी गाड़ी है, अभी हमने लॉन्च नहीं किया, लॉन्च करें उसके बाद फिर आप एक और प्रोग्राम इस पे आप रख लेते हैं, रखिए। लेकिन मैं इस पे बात करूंगा कि जो मोहम्मद खान भट्टी की स्टेटमेंट है, लालचंद मनी साहब इसको डिनाई नहीं कर सकते। ज़ैन भट्टी साहब जो कह रहे हैं ना कि उनको कोई रिलैक्सेंट खिलाए गए थे या उनको कोई मेडिसिन दिया या उनको अंडर प्रेशर रख के, इतना मजे से उसका हल है, उसका मेडिकल टेस्ट नहीं, उसका हल ये है। लालचंद मलिक साहब सही कह रहे हैं कि जो कानूनी शहादत का आर्टिकल 38, 39 ये कहते हैं कि जो शख्स किसी के कस्टडी में उसकी बयान की कोई कानूनी हैसियत नहीं है, मानता हूं यहां तक बिल्कुल एज ए वकील मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन क्या इसकी अगर फॉरेंसिक हो जाए तो उसका टाइम को पता चले कि ये कौन से दिन थी, जहां हुआ, टाइमिंग क्या थी, पता चल जाएगा क्या था और इनका मेंटल स्टेट क्या था। अच्छा, मैं साथ में ये भी बता दूं क्विकली, मैं जल्दी इमरान खान को अपनी गिरफ्तारी पे इतना जो उनको वो वायला ये लोग कर रहे हैं ना, इनफैक्ट उसको दो चीजों की बड़ी फिक्र है कि एक उसकी टांग का पलस्तर उतार के उसकी वीडियो बनाई जाएगी कि उधर कोई खराश खरूश है कि नहीं है, जो के है नहीं। उसके फोरेंसिक होगा, उसके आर्थोपीडिक सर्जन बैठेंगे, वो उसका डीप एक्सरे करेंगे और ये डीप जो इनका ये कब करेंगे वो है ये जिस दिन अरेस्ट होगा। और दूसरा ये अरेस्ट कौन करेगा? नंबर 2 सुने राणा सनाउल्लाह अरेस्ट करेगा। ये रियासत कमजोर होम मिनिस्टर समझते हैं। पूछ रहा हूँ राणा सनाउल्लाह के वजीर है, ये गिरफ्तार करेंगे, कौन करेगा? रियासत की आज की बस की बात तो नहीं हो तो ढोल बाजे के साथ गए दिन दिहाड़े। साहब मुझे दूसरी बात कर लेने। और दूसरा जो यहाँ पीपल्स पार्टी का शिकवा सामने आ गया है कि होम मिनिस्टर बहुत कमजोर है। अच्छा, मैं इसको भी रिस्पॉन्ड करता हूँ क्विकली, देन आई हैव टू गो टू लालचंद साहब क्विकली। इमरान खान को दूसरा जो उसको डर है, जो खौफ है उसके, ये लोग कहते हैं ना कि खौफ उतार दे, उसको खौफ इस बात का है कि सबसे पहले राणा सनाउल्लाह ने अभी तक अगर उसका कुछ नहीं बिगाड़ा तो सबसे पहले पकड़ के राणा सनाउल्लाह ने उसका डोप टेस्ट कराना है, ब्लड टेस्ट होगा और उसमें इतना कुछ निकलेगा। छोटा सा मुकदमा होता है और डोप टेस्ट का। पीपल्स पार्टी राणा सनाउल्लाह से खुश नहीं है, इख्तियार वली खान साहब भी खुश नहीं है राणा सनाउल्लाह की परफॉर्मेंस से, इख्तियार साहब भी खुश नहीं है राणा सनाउल्लाह की परफॉर्मेंस से। वो तो दुनिया को पता है, तौर पर वो तो दुनिया को पता है। अच्छा ठीक है, लालचंद साहब आपको तो खुश होना चाहिए कि नून लीग पीपल्स पार्टी आपस में खुश नहीं है। बंदे को डीट होना चाहिए। लालचंद साहब आपको खुश होना चाहिए कि नून लीग पीपल्स पार्टी आपस में खुश नहीं है। नहीं, वो तो हमें पहले से भी पता है, हम हर बार ये बात करते रहे हैं कि इनका ना नजरिया एक है ना झंडा एक है, बस मजबूरी के तहत जो एक ये मिले हुए हैं और उनको मिलाया गया है। ये हम तो पहले से कह रहे हैं, अब तो ये एक दूसरे पे शुरू हो गए हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आवाम के सामने ये चीजें आना शुरू हो गई हैं। अब बात ये है कि जो कल इजलास हो रहा है, इजलास होना चाहिए था, मौजूदा हुकूमत को इस पे कंसीडर करना चाहिए था कि 10 लाख रुपए के सेहत कार्ड से ये आ गए हैं 10 किलो आटे पे, और उसपे हजारों की लाइनें लगी हुई हैं और उसमें 3 अफराद गरीब लोग अपनी जान बैक हो चुके हैं। और इनको कल एक करारदाद लाना चाहिए कि आटे की वजह से जब लोग मरना शुरू हो तो उनके जिम्मेवारान को, उन हुक्मरानों को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। क्योंकि आप आए थे कि हम महंगाई कम करेंगे, आप आए थे कि हम गरीब को रिलीफ देंगे। अब ये कह रहे हैं कि पार्लियामेंट तो कुछ भी कर सकती है, कानून साजी कर सकती है। यस, बिल्कुल कर सकती है। आपने क्या कानून बनाया? आप आए महंगाई खत्म करने, किए अपने केसेस माफ। आप आए महंगाई खत्म करने, आपने किया आपका नैब के कानून को आपने जो बिल्कुल ही हेल्पलेस, यूजलेस कर दिया।
तो ये तो आपकी सोच है, तो आप आवाम को कैसे सेटिस्फाई कर सकेंगे? जहां तक आप बातें कर रहे हैं कि पैसे नहीं है और पेंशन के पैसे नहीं है, इलेक्शन का, अगर आपको कादिर खान साहब ये भी कह रहे हैं कि अगर हम 70-80 अरब लगा के 100 अरब लगा के इलेक्शन करवा दें तो क्या गारंटी है कि आप उस इलेक्शन के बाद दोबारा इलेक्शन का मुतालबा नहीं करेंगे? गरीदा, एक मिनट मेरी बात सुने। इन्होंने किफायत शायरी 70 अरब ये बातें की ना, मुझे ये बताएं कि इन्होंने किफायत शायरी की मुहिम का ऐलान किया कि इनके वज़रा जो पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी कैबिनेट है, उन्होंने गाड़ियां वापस क्यों नहीं की? क्या वजह है? ये सीरियस है? ये गाड़ियां मंगाते हैं, ये दवाइयां रोक के रखते हैं इंपोर्ट, ये गाड़ियां मंगाते हैं। ये जो पार्लियामेंट है जिसमें ये कल बैठेंगे वो इनकम्प्लीट है। पाकिस्तान में इस वक्त 60% पार्लियामेंट है नहीं, तो ना पब्लिक रिप्रेजेंटेशन है। 2 सूबों में आपके एक केयरटेकर सेटअप है जो भी इनका मंजूर नजर है। असेंबली में आपकी पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमायत इस वक्त मौजूद नहीं है। तो किसी किस्म की मुहिम जोई, किसी किस्म का ये जो करने की कोशिश कर रहे हैं, आवाम को ये इदारों से लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, इनको सख्त नाकामी होगी। और जो बाजवा साहब ने इंटरव्यू दिया है, आप उस पर भी गौर फरमाएं। आजकल जो इंसानी हुकूक मुअत्तल हो गए हैं पाकिस्तान में, उस पर यह करारदाद पेश करें कि पाकिस्तान के आइन को बहाल किया जाए, इंसानी हुकूक को बहाल किया जाए। टाइम बिल्कुल खत्म हो चुका है। लालचंद मलिक साहब, इख्तियार वली खान साहब, कादिर खान मंदुल साहब, बहुत शुक्रिया। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो एक और बहुत अहम इशू पे डिस्कशन करेंगे। इस वक्त मीडिया पे, सोशल मीडिया पे एक बहुत गलत रिपोर्टिंग हो रही है कि फौज पंजाब में ज़रई जमीनों पे कब्जा कर रही है। क्या वाकई ऐसा है, या फौज का जो एक मंसूबा है पंजाब हुकूमत के साथ मिलकर ज़रई फार्मिंग का, एग्री फार्मिंग का, हकाइक क्या है इस हवाले से एक ब्रेक के बाद आपके सामने रखेंगे। स्टे विद अस। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बड़े अहम मौजू पे इस वक्त हम प्रोग्राम के इस सेगमेंट में गुफ्तगू करेंगे। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में एक ट्रेंड बन गया है, एक फैशन बन गया है कि फौज के खिलाफ, एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ जो भी बात की जाए वो चूरन फौरन बिक जाता है। एंटी एस्टैब्लिशमेंट बात करना पाकिस्तान में एक फैशन के तौर पर अडॉप्ट कर लिया गया है और कोई भी जहमत नहीं करता कि इस हवाले से कोई भी चीज अगर फौज के मुखालिफ जा रही है मीडिया पर या सोशल मीडिया पे या पाकिस्तान के समाज में अगर फैल रही है तो कम से कम उसकी कोई तहकीक कर लें, उसके बारे में कोई फैक्ट्स इकट्ठे कर लें। कोई इसकी सहमत नहीं करता। एक बयानिया झूठा सच्चा बनाने की कोशिश की जाती है, एंटी एस्टैब्लिशमेंट कवर दे के उसको धड़ाधड़ बेचना शुरू कर दिया जाता है। ऐसी ही एक मिसाल हमें अभी कुछ दिन पहले जो है वो नजर आई, जहां पर एक लेटर सर्कुलेट हुआ, खबर सामने आ गई कि पंजाब में ज़रई जमीनों को फौज अपने कब्जे में ले रही है शायद, और उस हवाले से बहुत एक एंटी एस्टैब्लिशमेंट फौज के मुखालिफ एक बयानिया घड़ना शुरू कर दिया गया। सरासर बेबुनियाद, कतन झूठ, बिल्कुल गलत फेक न्यूज है। इस हवाले से हकाइक मैं कम से कम आपके सामने लेके आऊंगी। जो ये एक फौज के साथ मिलके एक ज्वाइंट वेंचर पंजाब की ज़रई जमीनों के हवाले से किया जा रहा है, इसमें 2-3 हकाइक मैं आपके सामने रखना चाहूंगी। अव्वल तो जो जमीन है ये बिल्कुल बंजर है, कदीम है, गैर आबाद है, और ये हुकूमत पंजाब का ज्वाइंट वेंचर है मिलिट्री के साथ, पाकिस्तान फौज के साथ, जिसमें लीज आरजी तौर पे टेम्पररी फौज को दी जाएगी। एक तो ये चीज नोट कर ली जाए। फिर इसमें जो भी फौज का कतन कोई भी अमल दखल नहीं है, सिवाय इसके कि इंतजामी ढांचे में रिटायर्ड अफसरान शामिल होंगे, जो कि आर्मी का जो एक लैंड डिपार्टमेंट है उसके जरिए उनको अरेंज किया जाएगा, मैनेज किया जाएगा। सिवाय इंतजामी ढांचे के वो भी रिटायर्ड ऑफिसर्स फौज के, उनके अलावा फौज का कोई अमल दखल नहीं है। ये एक मुकम्मल इंटीग्रेटेड कोऑपरेटिव फार्मिंग मॉडल है। इसके जरिए जैसे मैं पहले बता चुकी कि फौज का अमल दखल सिर्फ एक इंतजामी ढांचे मैनेजमेंट के हवाले से होगा। जो सरमायाकारी होगी वो प्राइवेट और कॉर्पोरेट सेक्टर करेगा। इस मंसूबे पे जो अमल होगा और जो ज़रई सरगर्मियां होंगी वो मकामी किसान करेंगे, छोटे काश्तकार करेंगे। जो इसका रेवेन्यू होगा, इस जमीन से जो भी रेवेन्यू होगा उसका 40% हुकूमत पंजाब को जाएगा, 40% आइंदा की मुस्तकबिल की ज़रई सरगर्मियों पे जाएगा, और जो बाकी 20% बचेगा वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे ज़राअत के शोबे में जाएगा। यानी कि 100% जो रेवेन्यू है इन ज़मीनों से, उसमें से 1% भी फौज को नहीं जाएगा। 40% हुकूमत पंजाब के पास, 40% आइंदा की जो ज़रई सरगर्मियां होंगी इन्हीं जमीनों पे, और 20% रिसर्च एंड डेवलपमेंट के हवाले से। अब एक सवाल ये भी रेज किया जा रहा है कि फिर फौज को देने की जरूरत क्यों है। इसके लिए आपको जरा दुनिया भर के
हकाइक को जांचना पड़ेगा, परखना पड़ेगा। ये पहली बार नहीं है, पूरी दुनिया में कोई अनोखी चीज नहीं है कि किसी मुल्क की फौज अपनी गवर्नमेंट के साथ मिलकर इस तरह की कॉर्पोरेट फार्मिंग कर रही है, एनवायरमेंट को महफूज करने के लिए, अपने वतन की तरक्की के लिए, अपनी धरती की तरक्की के लिए, बंजर जमीनों को जरखेज बनाने के लिए। इससे पहले चीन, इसराइल, इंडोनेशिया, कीनिया और बांग्लादेश, यहां पर इन ममालिक की अफवाज, चीन में अभी भी ये प्रोजेक्ट जारी है जहां पर मकामी काश्तकारों और जो मकामी हुकूमतें हैं वो अपनी अफवाज के साथ मिलकर इस तरह की फार्मिंग करती हैं, अपनी जमीनों को जरखेज बनाती हैं, ज़री फार्मिंग करती हैं, कोऑपरेटिव फार्मिंग करती हैं। इसके हवाले से चूंकि मेरे पास प्रोग्राम में टाइम कम है, लेकिन मैं मजीद रिसर्च भी आपके सामने रख सकती हूँ, रखूंगी भी आइंदा। लेकिन इन तमाम रिकॉर्ड को, इन तमाम डेटा को आप कहीं से भी जाकर सर्च कर सकते हैं, इसको चेक कर सकते हैं, फैक्ट्स के साथ अपने आप को दुरुस्त कर सकते हैं। इसी मामले पर जरा कुछ मजीद बात करते हैं ताकि आपके पास हकाइक बेहतरीन अंदाज में पहुंच सके। मेरे साथ मौजूद हैं, सदर हैं किसान इत्तेहाद के खालिद खोकर साहब और ज़री तज्जियाकार है नासिर शाह बुखारी साहब, वो मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम आप दोनों हजरात को। खालिद खोकर साहब, चूंकि आप किसान इत्तेहाद के सदर हैं, पंजाब से आपका ताल्लुक है, ये एक बहुत बड़ा बयानिया, बहुत बड़ा एक प्रोपेगेंडा स्टार्ट कर दिया गया कि शायद फौज ने ज़री जमीनों पर कब्जा शुरू कर दिया है। इसके बारे में जरा वजाहत कर दीजिएगा, चीजें जरा ऑन रिकॉर्ड दुरुस्त कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच जी। पहली बात तो यह है कि हमें जब भी कोई इमरजेंसी होती है आर्मी को खुद बुलाते हैं। अगर फर्ज किया टिड्डी दल आया तो हमने आर्मी को बुलाया, सैलाब आता है, जल्जला आता है, जब भी कोई ऐसी सूरत हाल होती है। इस वक्त फूड सिक्योरिटी में भी एक इमरजेंसी है। हम तकरीबन कोई $15 बिलियन की एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की बाहर से इम्पोर्ट कर रहे हैं। हम कहलवाने के लिए जरिए है, लेकिन हम इस वक्त एग्रीकल्चर, हम एक्सपोर्टर नहीं इम्पोर्टर हैं जी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के। अब हमारा सबसे जो बड़ा इशू है बॉर्डर सिक्योरिटी से हमारा ज्यादा अहम अब फूड सिक्योरिटी मसला बन गया है। देखिए ना, जब आपने देखा है कि आटा लेने की लाइनें लगी हुई हैं और उसमें 2 शख्स शहीद भी हो गए, हमारे लिए बड़े दुख की बात है। अब हमने ही रिक्वेस्ट किया है पाक आर्मी को कि आप आए, जिस तरह चाइना का मॉडल है, बस कि अफगानिस्तान ने सबसे पहले किसान और जवान को इकट्ठा काम करना शुरू करवाया, तभी उन्होंने जाके तरक्की की। बाकी ममालिक भी, दुनिया के 21 ममालिक के मॉडल मौजूद है। इस वक्त पाकिस्तान में हमारी रिसर्च पे इन्वेस्टमेंट नहीं की गई। हमारे पास कोई 19 मिलियन एकड़ रकबा जो इस वक्त जो खाली पड़ा है, जिसको आबाद किया जा सकता है। अब देखें ना, वो आप बलूचिस्तान को ले लें, मेरानी डैम के पास रकबा जो आबाद किया फौज ने किसानों में तकसीम कर दिया। अब बलूचिस्तान में हम काश्तकार जाके आबाद नहीं करते। बाकी भी सुबह पंजाब में बहुत बड़ा रकबा पड़ा है, पंजाब में भी, KPK में भी, सिंध में भी उसको आबाद किया है। देखे ना, एक हमारी पंजाबी की देहाती मिसाल है, जिदे घर दाने होते कमले भी सियाने। अब हमारे पास सबसे बड़ा, हम फूड सिक्योरिटी रिस्क पे हैं इस वक्त। मैं आपको 1 मिनट में क्लियर करूं, एग्रीकल्चर हमारे लिए इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि 9/11 हुआ, पाबंदियां लगी, ज़राअत ने इस मुल्क को सहारा दिया। आपने एटमी धमाका किया, पाबंदियां लगी, ज़राअत की वजह से कोई भूखा नहीं सोया। 17 साल हमारी पाक आर्मी ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ी, कोई भूखा नहीं ज़राअत की वजह से। कोविड-19 में अगर लॉकडाउन हुआ तो ज़राअत ने इस मुल्क को सहारा दिया। अब इस वक्त जो वक्त की जरूरत है, जितनी हमारी एक इम्पोर्टेंट हमारी आबादी बढ़ रही है। हम हर साल एक नया सिंगापुर या न्यूजीलैंड इसमें एंटर है आबादी के लिहाज से 50-55 लाख आबादी। अगर हम आबादी में हमारी ग्रोथ कोई 2.75 है, लेकिन एग्रीकल्चर में हमारी ग्रोथ बिल्कुल नहीं है। हम इस वक्त हमें नए रकबे आबाद करने की सख्त जरूरत है और उसमें हम ही काश्तकारी पाक आर्मी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप आए और इसमें इंटरव्यू। काश्तकारों ने ही रिक्वेस्ट की है। नासिर शाह बुखारी साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी, आप एग्रीकल्चर एनालिस्ट हैं, आप जरा वजाहत करें कि इसमें पाक फौज का किरदार क्या है, क्यों है, और क्या पाक फौज के किरदार के बगैर इन जमीनों को, इन बंजर जमीनों को जरखेज नहीं बनाया जा सकता था? देखें, थोड़ा आपको मैं बैकग्राउंड बताऊं। 4-5 बरस पहले एक पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से काविश की गई थी, जिसमें उन्होंने साउथ पंजाब फॉरेस्ट कंपनी तश्कील दी थी और उसने कोई 7.5 मिलियन एकड़ लैंड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट की। लेकिन क्योंकि आपको पता है हमारे मुल्क में सियासी तौर पर जो है हमेशा ऐसे कलिश चलती आई है और वो बहुत आसानी से लोग जो है वो करप्शन का नारा लगा देते हैं। तो वो 7.5 मिलियन एकड़ की जमीन जो थी उसको फिर वापस करना पड़ गया और वो प्रोजेक्ट जो है बंद हो गया, वो कंपनी बंद हो गई। लिहाजा पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से ये बात मुस्तकिलन कही जा रही थी कि कोई एक ऐसा स्ट्रक्चर क्रिएट किया जा सके जिससे मुल्क में जो है कॉर्पोरेट फार्मिंग को आप इंट्रोड्यूस कर सकें। मौजूदा दौर में हमारी जब एवरेज जो है वो कोई 12 एकड़ से नीचे और मोर और लेस 6 एकड़ पर है। 85% हमारी जो
एग्रीकल्चर हो रही है फार्मर्स के ज़रिए, वो छोटे छोटे फार्म्स के ज़रिए हो रही है। दुनिया में कोई तरीक़ाकार नहीं है कि आप नई टेक्नोलॉजी ला सकें, और लार्ज स्केल कॉर्पोरेट फार्मिंग के बगैर ये भी मुमकिन नहीं है कि आप बड़े तौर पर जो है को पैदावार बढ़ा सकें। तो इस एतबार से ये जो आपने मिसाल दी चाइना की, आपको पता ही है 99 मिलियन लोग जो है पिछले 8 बरस के अंदर चाइना में पॉवर्टी लाइन से ऊपर चले गए हैं, यानी उनके यहाँ खुशहाली आ गई है। और भी बेशुमार ममालिक हैं। इंडोनेशिया में जो है इस वक्त इंडोनेशिया दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसर बन गया, क्योंकि जो इंडोनेशिया की नेवी थी उसने लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन की और नेवी को इन्वॉल्व करके उनके पास से उन्होंने ये जो पैदावार थी वो बढ़ाई। अब यहाँ ये समझने की बात होगी कि जो आर्मी की पार्टिसिपेशन है वो बुनियादी तौर पे उस एक मैनेजमेंट एग्रीमेंट के जरिए, ये जमीन जो है ये पंजाब गवर्नमेंट की ओनरशिप से नहीं जा रही, और वो जो अब उसमें जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं वो सब उनको इन्वाइट किया जाएगा, शामिल किया जाएगा। और एक चीज मैं आपको और भी बता दूं कि वो जो प्रोजेक्ट्स हैं वो तो खुद ही रन करेंगे जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं। जो रिटायर्ड फौजी हैं वो भी, उनकी पार्टिसिपेशन जो है ज्यादातर तो उस मैनेजमेंट कंपनी में है जहां से कि ये पूरे प्रोसेस को जो है मैनेज किया जाएगा। असल पैदावार बढ़ाने का काम और इन्वेस्ट करने का काम तो उन पाकिस्तानी पब्लिक और कॉर्पोरेट्स के लिए होगा। और एक मैं आपको अच्छी मिसाल ये बताऊं, आप देखिए डेयरी फार्मिंग जो है उसमें ऐसे बेशुमार फार्म्स जो है वो प्राइवेट सेक्टर ने लगाए हैं जहाँ 10,000 जानवर, 9,000 जानवर, 12 जानवर लगा। क्यों नहीं इस रात के इस जरूरत को पूरा करने के लिए पाकिस्तान में। बिल्कुल लास्ट फ्यू मिनट्स है, मेरे पास बहुत कम टाइम है। खालिद खोखर साहब, मैं आपके पास एक और सवाल लेके आऊंगी, क्योंकि एक तो मैंने जैसे खुद कहा कि जब फौज के खिलाफ, एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानियां, चूरन बिकता बहुत है अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में बगैर हकाइक के किसी किस्म के। नंबर 2, ओकाड़ा की जरिए जमीनों का मसला पूरी कौम के सामने है, फिर उसके हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात क्रिएट हो जाते हैं, फिर DHA प्लॉट्स लेने के मामलात, ये वो सब मामलात है कि जब इस किस्म की कोई भी बात आती है तो लोगों के ज़हन में सवालात, तहफ़्फ़ुज़ात जन्म लेते हैं। इसको एड्रेस कीजिएगा जरा क्विकली। देखिए, पहली बात तो जहां आपने DHA की बात की है उसमें मेरा इस वक्त बिल्कुल क्लियर मौक़िफ़ है कि अब कोई पाकिस्तान में नया DHA नहीं बनना चाहिए, कोई नई कॉलोनी नहीं, हमें ज़रूरी रकबे को अब शिफ्ट नहीं करना चाहिए। बिल्कुल ये क्लियर रहेगी इस वक्त, क्योंकि हम फूड सिक्योरिटी की तरफ जा रहे हैं। जहां तक इस प्रोजेक्ट का मसला है, ये जो प्रोजेक्ट अब आ रहा है, तो मैं समझता हूँ ये वक्त की अहम जरूरत है कि फौज के साथ बल्कि प्राइवेट सेक्टर भी है, इस पर इन्वेस्टमेंट करे। हमने एग्रीकल्चर के ऊपर पिछले 40 सालों से इसकी रिसर्च के ऊपर कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं की। आज हमारे पास सीड बेहतर नहीं है, हम सीड रिसर्च में नहीं किए। हमारा रिसर्च का बजट एग्रीकल्चर के GDP का 0.18 है, ना होने के बराबर है। अगर इसमें प्राइवेट सेक्टर आएगा, कॉर्पोरेट सेक्टर आएगा तो इस पर इन्वेस्टमेंट करेगा, जदीद रिसर्च होगी। आज हमारे पास कोई, इसके पास सही मशीनरी नहीं है, हमारे पास सही सीड नहीं है, यानी कि हमारे पास कोई जदीद केमिकल नहीं है इसके लिए, क्योंकि हमारी तरजीहात में ज़राअत न थी कभी। टाइम प्रोग्राम का बिल्कुल खत्म हो चुका है। खालिद खोखर साहब, नासिर शाह बुखारी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यह था आज का प्रोग्राम। आज से टुमारो इंशाल्लाह at 8 o'clock। अल्लाह हाफ़िज़।